कैसे हैं दोस्तों। आज फिर हम दोस्तों एक नया कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। तो आज का जो लेक्चर है, मैं इस लेक्चर को लेक्चर 18 मानता हूं, क्योंकि मैं आज 18th कंसेप्ट को डिस्कस कर रहा हूं। थ्योरी में कमेंट टाइप सीरीज चल रही है बेटे। एक स्टूडेंट ने हमें कमेंट लिखा यूट्यूब में कि सर आप ये जो थ्योरी करा रहे हैं बहुत बढ़िया लग रही है, लेकिन एक बार वो लिस्ट दिखा दें जो आपने वो लिस्ट प्रिपेयर की है। ठीक है बेटे, बिल्कुल दिखाऊंगा। ये लिस्ट जो कॉमन टाइप की मैंने बनाई है बेटे, ये आप ही के पास्ट ईयर क्वेश्चंस और आप ही की स्टडी मटेरियल और मेरी डायग्राम की बुक और मेरे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस की बुक 1 और 2 का मिक्सचर है बेटे, मिक्सचर है, च्यवनप्राश है। तो आज मैं भूपेश आनंद अपनी होश में आपके सामने लेक्चर 18, कंसेप्ट 18, कमेंट 18 बेटे करने जा रहा हूं। एक बार मैं आपको लिस्ट पूरी दिखा दूं कि जो लिस्ट मैं आपके सामने मैंने प्रिपेयर की है 50 कमेंट्स की। कमेंट्स बोल दें, डिस्कस बोल दें, इवेल्युएट बोल दें, एक्सप्लेन बोल दें, डिस्क्राइब बोल दें, हाउ डज, वेदर यू, इलेबोरेट, वेदर, स्टेट, एग्जामिन, कुछ भी आए बेटे। आपको पता है पहले 2 क्वेश्चंस आपको कंपलसरी थ्योरी के आ रहे हैं। इसी भावना से मैंने डायग्राम की बुक प्रिपेयर की, 101 डायग्राम आया सगनों का दिन। आइए बेटे, मैं चाहता हूं कि मैं ये लिस्ट आपके सामने रखूं और आप इसकी फोटो लेना चाहे फोटो ले लीजिए, लिखना चाहे रजिस्टर में लिख लीजिए। उसके बाद आप जून दिसंबर में जहां जहां से क्वेश्चंस लिए अगर चेक करना चाहें तो बेटे नेट से डाउनलोड करें पेपर और वेरीफाई कर लें। बेटे कुछ भी गलत नहीं है, सब कुछ ठीक मैंने प्रिपेयर किया है। फिर भी बेटे मन में संदेह खत्म हो सकता है ना। आइए आइए बेटे, जल्दी से रजिस्टर खोल ले। पहला क्वेश्चन हम कर चुके हैं, लेक्चर 1 था करंट एसेट्स आर फाइनेंस्ड बाय करंट लायबिलिटीज। बेटे जून 2014 में आया था। क्वेश्चन 2 लिखे, कमोडिटी ट्रेडिंग कॉजेज हाई लेवल ऑफ इन्फ्लेशन। ये भी हम कर चुके हैं बेटे। कमोडिटी ट्रेडिंग जून 2014 में आया था, क्योंकि बेटे 2014 से न्यू सिलेबस शुरू हुआ तो मैंने 2014 को ही पकड़ लिया। उसमें जितनी थ्योरी थी मैंने उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। क्वेश्चन 3, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड कंसेप्ट इज इन कंफर्मिटी विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ। बेटे सब बच्चे लिखेंगे, यकीन मानिए लिखते लिखते ही बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। फोटो भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है बेटे, लिखेंगे तो ज्यादा बढ़िया है। मैं तो ये कहूंगा, मैं तो लिखता हूं बेटे आपके फायदे के लिए, हर चीज में लिखता हूं। मेरे को आधी से ज्यादा चीजें जो समझ नहीं भी आती होती आ जाती लिखते लिखते। क्वेश्चन नंबर 4, हायर फाइनेंशियल लिवरेज इज बेटर देन हायर ऑपरेटिंग लिवरेज। हायर फाइनेंशियल लिवरेज इज बेटर देन हायर ऑपरेटिंग लिवरेज। बेटे जून 2014 में आया। क्वेश्चन 5, इन्वेस्टर बिहेवियर प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क फॉर एनालिसिस ऑफ रिस्क रिटर्न चॉइस। इन्वेस्टर बिहेवियर प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर रिस्क रिटर्न चॉइस विद कंपैरेटिवली मार्कोविस। बेटे ये क्वेश्चन नंबर 5 लेक्चर 5 में हम कर चुके हैं बेटे। आज तो 18th लेक्चर है बेटे। हर कंसेप्ट को, हर कमेंट को मैंने छोटे छोटे लेक्चर्स में डिवाइड किया। क्वेश्चन 6, एक्सप्लेन द टर्म सेंसिटिविटी एंड सिनेरियो एनालिसिस। सेंसिटिविटी एनालिसिस एंड सिनेरियो जून 2014 में आया बेटे। क्वेश्चन 7 लेक्चर 7 में डिस्कस किया बेटे। किस तरह से मैंने देखी है हर क्वेश्चन के छोटे छोटे लेक्चर बना दिए। क्वेश्चन 7, टाइम वैल्यू मनी कंसेप्ट इज नीडेड टू मैक्सिमाइज वेल्थ।
टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसेप्ट इज नीडेड टू मैक्सिमाइज वेल्थ। बेटे ये सारे क्वेश्चंस का मतलब भी पता होगा तो आप उस दिन लिख पाएंगे। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8, बेटे एक्सप्लेन द इंटरेस्ट रेट पैरिटी एंड परचेजिंग पावर पैरिटी। 8th में आ गए, एक्सप्लेन इंटरेस्ट रेट पैरिटी एंड परचेजिंग पावर पैरिटी। थ्योरी, ये दोनों थ्योरीज करनी है, जून 2014। क्वेश्चन 9th, लेक्चर 9th में किया बेटे, पार्टिसिपेंट्स इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, मनी चेंजर, ऑथराइज्ड डीलर, आरबीआई, बैंक्स, बेटे सारा डायग्राम भी बनाया। क्वेश्चन 9th के बाद 10th, हाउ डस, जून 2014 ही चल रहा है बेटे अभी। एक बच्चा कह रहा है इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं। हाँ बेटे, आपको जो पहला और दूसरा क्वेश्चन आता है उसके 5-5 पार्ट्स दे देते हैं, और जो लास्ट क्वेश्चन आता है 6th ऑप्शनल, उसमें शॉर्ट नोट्स के भी 5 पार्ट दे देते हैं। इसका मतलब 15 पार्ट्स आते हैं आपको 4-4 नंबर के। इसका मतलब आप चाहो तो 60 मार्क्स की थ्योरी कर सकते हो, लेकिन मैं सुझाव नहीं दूंगा कि आप 60 की थ्योरी करें। 40 की थ्योरी जो कंपलसरी आती है उसी को करना है। ठीक है जी। तो 10th लिख लिया हो तो आ जाइए 11th में बेटे, एक्सप्लेन द नेट इनकम अप्रोच टू कैपिटल स्ट्रक्चर। नेट इनकम अप्रोच टू कैपिटल स्ट्रक्चर, जून 2014। बेटे हमने लेक्चर 11 में किया, हाउ डू फर्म्स मैनेज रिक्वायर्ड लेवल ऑफ रिसीवेबल्स। बेटे वो एजिंग शेड्यूल बनाते हैं, वो बेटे बेटे वो डेटर्स कलेक्शन, एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालते हैं। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 12, जून 2014। तो बेटे मैंने क्या किया, इन सभी क्वेश्चंस की एक साथ लिस्ट बना दी और उनको बाइफरकेट किया। कमेंट 50 लिख दिए, 50 शॉर्ट नोट लिख दिए, 50 डिफरेंस बिटवीन लिख दिए। अभी मैं कमेंट कर रहा हूँ, लेक्चर 18 चल रहा है, उस लेक्चर में मैं सारी बातें बता रहा हूँ कि मैं ये 50 कंसेप्ट आपको बताने वाला हूं। आइए जी, क्वेश्चन 13 लिख लें बेटा। Financial management means management of finances of a business organization to achieve financial objectives. Question 13th. Question 14th. What is financial lease? मैंने बताया था AS19 operating lease, financial lease, and how it is different from sale and lease back. मुझे लगता है मैं लीज बैक शायद नहीं बता पाया, सेल एंड लीज बैक। कोई बात नहीं बेटे, मैं डिफरेंस बिटवीन में ये क्वेश्चन मैंने दोबारा इंक्लूड कर लिया है, मैं उसमें डिटेल में बताऊंगा। आप नाराज ना होना, आप चेहरा फुलाना मत बेटे, आपके लिए तो कर रहा हूं सब कुछ। क्वेश्चन 15 क्लास लेक्चर 15 में डिस्कस किया। What factors to be considered while deciding financial and commercial viability? बेटे कैपिटल बजटिंग, बेटे ये भी हमने डिस्कस किया है, फाइनेंशियल एंड कमर्शियल वायबिलिटी। क्वेश्चन 16 डिस्कस ब्रीफली द डिफरेंट रोल्स ऑफ ट्रेजरी मैनेजर। बेटे बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्रेजरी मैनेजमेंट, मैंने बड़े डिटेल में बताया। बेटे जून 2014 यहां पे जाके खत्म होता है बेटे, 16 पार्ट्स आ गए। इसका मतलब पहले क्वेश्चन में 5 पार्ट्स आए, दूसरे में 4 आए, और 6th में कितने आए, 5 आए या 6 आए या 5-5 पार्ट सभी में आ गए। हे राम, जून 2014 16 क्वेश्चंस के बाद खत्म हुआ। क्वेश्चन 17 लिखेंगे बेटे, मैं टाइम दे रहा हूं, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, आप लिखें, कसम होगी अगर ना लिखा तो। बेटे यही 50 कमेंट में से ही आना है, ईमानदारी से अगर आप कर ले तो इसी से मिलती जुलती बातें होंगी। क्वेश्चन 17, द फंक्शंस ऑफ ट्रेजरी मैनेजमेंट आर कंसर्न्ड। फंक्शंस डिस्कस किए बेटे, फंक्शंस डिस्कस किए विद मैनेजमेंट आर विद माइक्रो एंड मैक्रो। बेटे 18th लेक्चर आज शुरू कर रहा हूं। क्वेश्चन 18 ये वाला है बेटे, देयर आर नंबर ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स ऑफ रिस्क इवैल्यूएशन।
बेटे हमने कैपिटल बजटिंग में प्रैक्टिकल किया है, लेकिन मैं 15-20 मिनट इसके ऊपर बोलूंगा तो फिर आपको बातें समझ आएंगी, फिर आप अपने वर्ड्स में लिख पाएंगे। लेकिन आप पहले पूरे 50 के 50 कमेंट लिख तो लें। क्वेश्चन 19, कमेंट 19। बेटा अब दिसंबर 2014 शुरू हो गया। देखो, वेंचर कैपिटलिस्ट प्रेफर्स टू इन्वेस्ट, वेंचर कैपिटलिस्ट prefers to invest in entrepreneurial business। बेटे वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। क्या तो फाइनेंशियल सर्विस है। क्वेश्चन 19 नेक्स्ट लेक्चर में ये होगा। क्वेश्चन 20 लेक्चर 20 में होगा। EBIT EPS एनालिसिस is an effective method in analyzing the effect of leverage। तो बेटे क्वेश्चन 20 लिख लें। EBIT EPS analysis is an effective method in analyzing the effect of leverage। क्वेश्चन 21, vertical capital structure and pyramid capital structure are opposite dimensions। अभी डिस्कस करेंगे बेटे। वर्टिकल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, हॉरिजॉन्टल क्या होता है, पिरामिड क्या होता है। पेपर पे आया हुआ बेटे 5 नंबर का, आपको मतलब पता होगा तो आप वहां पर लिख पाओगे। तो मेरा इन क्लासेस में एक ही ऑब्जेक्टिव है कि मैं आपको मतलब समझाऊं। तो क्वेश्चन नंबर 21 के बाद आ जाइए 22। बेटे 22 नंबर भी दिसंबर 2014 में आया था। इन रियल लाइफ द कंपनी कॉस्ट ऑफ डेट एंड इक्विटी आर जॉइंटली ऑपरेशनल rather than independently determined। बड़ी प्यारी बात लिखी है बेटे, लिखे बेटे लिखे 22 लिखे बेटे, टाइम दे रहा हूं बेटे। बेटे क्वेश्चन 23। अब देखना 23 मैंने लिखा है ऑब्जेक्टिव्स, जबकि मैंने ऑब्जेक्टिव पहले बता दिया था। क्योंकि बेटे पहले ऑब्जेक्टिव पता होगा तभी रोल पता चल सकता है। तो यहां पर चेक करिए, मैं यहां पर रोल्स लिखा हुआ मैंने जून 2014 में, और दिसंबर 2014 में ऑब्जेक्टिव आए थे। तो मैंने पहले ऑब्जेक्टिव्स बताए थे, तो आप यहां पे भले लिख लें ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस किए थे। तो रोल्स में कहां पे डिस्कस करूंगा, यहां पे कर लूंगा बेटे, जहां पर ऑब्जेक्टिव्स लिखे यहां। क्योंकि बेटे जब तक ऑब्जेक्टिव नहीं पता होंगे आप रोल्स कैसे ढूंढ पाएंगे बेटे। तो क्वेश्चन नंबर 23, स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेजरी मैनेजमेंट। 24, एग्जामिन द रोल ऑफ मर्चेंट बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस। मर्चेंट बैंकिंग बेटे फाइनेंशियल सर्विस है, मर्चेंट बैंकिंग। मैं आज नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो आपकी स्टडी है उसमें कुछ स्टडीज तो खाली थ्योरी के लिए बनी है। बेटे मेरी ये क्लासेस शुरू करने का एक ही रीजन है कि मैं उन सभी चीजों को डिस्कस करूं। ठीक है जी। क्वेश्चन 26 से पहले 25 नंबर लिखिए जी, 25 नंबर। क्वेश्चन 25, व्हाट आर द डिटरमिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। बेटे दिसंबर 2014 में आया। व्हाट आर द डिटरमिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, व्हाट आर द डिटरमिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। क्वेश्चन 26, प्रोजेक्ट अप्रेजल अंडर इन्फ्लेशनरी कंडीशंस। बेटे बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि आप कैपिटल बजटिंग को इन्फ्लेशन में कैसे इवेल्युएट करेंगे। अंडर इन्फ्लेशनरी कंडीशंस, adherence to specified guidelines which must be resorted to, state these guidelines। तो ठीक है जी। 26 नंबर। 27, अब बेटे बात यह है कि 26 में ध्यान से देखें तो वो गाइडलाइंस पूछ रहा है। आप जब पेपर थ्योरी का अटेम्प्ट करते हो तो आप खाली इन्फ्लेशन पढ़ते हो और इन्फ्लेशन के ऊपर लिख देते हो। बेटे इन्फ्लेशन के साथ साथ वो गाइडलाइंस पूछ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, मैं भी समझाऊंगा कैसे करना है। 27, द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पार्टिसिपेंट्स इन डेरिवेटिव मार्केट। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पार्टिसिपेंट्स इन डेरिवेटिव मार्केट। बेटे क्वेश्चन 27 में है।
क्वेश्चन 28 बेटे ये भी पेपर में आया, वो दिसंबर 2014 खत्म नहीं हो रहा अभी। फाइनेंशियल डिस्ट्रेस इज डिफरेंट फ्रॉम इंसॉल्वेंसी। बेटे पहले भी पेपर में आ चुका है। फाइनेंशियल डिस्ट्रेस हम देखेंगे क्या मतलब है, और इंसॉल्वेंसी दोनों अलग अलग चीजें हुई, ये कह रहा है दिसंबर 2014 में इसके ऊपर कमेंट लिखना है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन 29 हमारा खत्म होगा कौन से वाले में, लेक्चर 29 में। लेकिन बेटे देखिए ये जून 2014 में भी डिस्कस किया था। ट्रेजरी मैनेजमेंट हैज बोथ मैक्रो एंड माइक्रो एस्पेक्ट्स। ट्रेजरी मैनेजमेंट के दोनों एस्पेक्ट्स हैं, माइक्रो और मैक्रो। और बेटे मैंने बताया था कि आप ट्रेजरी मैनेजमेंट के मेरे 2 घंटे का फुल लेंथ लेक्चर देखेंगे तो पूरी ट्रेजरी मैनेजमेंट आपको समझ आ जाएगी। एक्सप्लेन, क्वेश्चन 30 लिख रहे हैं, नॉन सिंडिकेशन, एक्सप्लेन प्राइवेट प्लेसमेंट। अब भले ये दिसंबर 2014 में शायद नहीं आया क्योंकि इसमें कुछ और क्वेश्चंस थे, वो आपने पहले मैंने करा दिए थे, तो मुझे लगा कि बार बार उसको रिपीट क्या करना है, मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया। शायद दिसंबर 2014 चेंज नहीं हुआ। इन 2 क्वेश्चंस में दिसंबर 2014 ना भी लिखे चलेगा, कोई बात नहीं। 31 तक लिख लिया जी। 32 बेटे एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड, बार बार आ रहा है पेपर में। 32 33 डिस्कस मार्क टू मार्केट सेटलमेंट, मार्क्ड टू मार्केट सेटलमेंट। बेटे बड़ा ही प्यारा दिसंबर 2014 में आया। क्वेश्चन 34 कमेंट 34 लेक्चर 34 द रोल ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। क्वेश्चन 35 लेक्चर 35 कमेंट 35 एक्सप्लेन ब्रिज लोन एंड सिंडिकेशन। क्वेश्चन 36 लेक्चर 36 कमेंट 36 व्हाट इज रीफाइनेंसिंग। क्वेश्चन 37 लिखें बेटा दिसंबर 2014 में, प्रॉफिटेबिलिटी मे नॉट एश्योर लिक्विडिटी। ऐसा हो सकता है कि आप जब दिसंबर 2014 का पेपर देखें तो शायद ये 3-4 पार्ट्स ना मिले, क्योंकि वो पार्ट्स जो थे वो मैंने किसी दूसरे कमेंट्स में करा दिए हैं, रिपीट हुए थे, तो मुझे लगा कि उनको ना कराऊं, इससे अच्छा कोई नए पार्ट्स ऐड कर दूं, तो बेटे वो ऐड कर दिए। क्वेश्चन 38 हाउ डू फर्म्स मैनेज इकोनॉमिकल रिस्क ड्यू टू फ्लक्चुएशंस इन फॉरेक्स मार्केट। हाउ डू फर्म्स मैनेज इकोनॉमिकल रिस्क ड्यू टू फ्लक्चुएशंस इन फॉरेक्स मार्केट। ठीक है जी, फॉरेन एक्सचेंज का। 39 लिखा बेटे, बेटे 39 के बाद हम आ गए 40 में। अब देखो बेटे सीधा दिसंबर 2015 आ गया, इसका मतलब जून 2015 में या तो शॉर्ट नोट्स आए होंगे और या डिफरेंस बिटवीन आए होंगे, कमेंट्स नहीं आए होंगे। तो मैंने इसलिए कमेंट्स की बाइफरकेशन में जून 2015 नहीं लिखा। तो घबराना नहीं है कि जून 2015 नहीं किया, किया है बेटे। मुझे आपसे ज्यादा आपकी चिंता है, जितनी चिंता आपको अपनी है ना उससे 10 गुना ज्यादा मुझे आपकी चिंता है बेटे। ये है प्यार, खाली फॉर्मेलिटी नहीं है। इसीलिए बेटे 50 कमेंट, 50 शॉर्ट नोट, 50 डिफरेंस कौन कराता है बेटे, कौन अपलोड करता है, कौन रिकॉर्डिंग में पैसे लगाता है बेटे। ये प्यार ना हो तो कर ही नहीं सकते। फेस टू फेस में बच्चों ने नहीं किया, कैसे कर पाएंगे बेटे, कोई करा ही नहीं रहा। भेड़ चाल चल रही है कि जब तक आप पास ना हो आप हमारे यहाँ करते रहिए। इसका मतलब उस टीचर में और आप में कैपेबिलिटी नहीं है पहली बार पास होने की, और आप माइंड को कमांड दे रहे हो कि आप पहली बार पास नहीं होंगे क्योंकि दूसरी बार आपको फ्री में पढ़ना है। आप अपने 6 महीने उस फीस जो माफ होगी उससे वैल्यू कर रहे हो। धिक्कार है आपके जीवन को। क्वेश्चन 41 हम करेंगे 40 लिखे, फाइनेंशियल सेक्टर परफॉर्म्स बेसिक इकोनॉमिक फंक्शंस ऑफ इंटरमीडिएशन। मतलब किसी कंट्री में फाइनेंशियल सेक्टर का रोल क्या होता है थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन मैकेनिज्म। क्वेश्चन 41
प्रोजेक्ट रिव्यू is a very important aspect of the entire project life. बेटे प्रोजेक्ट रिव्यू जरूर करना चाहिए। आपने प्रोजेक्ट लगा दिया, नैनो का प्रोजेक्ट लग गया, गाड़ियां बननी शुरू हो गई, बट रतन टाटा को दोबारा चेक करना है कि क्या ये प्रोजेक्ट जो सोचा था वैसे ही चल रहा है। तो बेटे क्वेश्चन 42, कमेंट 42, लेक्चर 42, a firm having high current ratio may not be necessarily be treated as being favorably placed as regards payment of current liabilities। बेटे करंट रेशियो की बात हो रही है, डिस्कस करेंगे। दिसंबर 2015 साथ से लिखते रहेंगे और आप चेक करेंगे। 43 शार्प रेशियो, बेटे शार्प, विलियम शार्प रेशियो is a risk adjusted measure of return to evaluate the performance of a portfolio। बेटे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में दिसंबर 2015 में है, डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 44, व्हाट आर द रिस्क्स एंड अनसर्टेनिटीज इन कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। तो बेटे अभी हम लेक्चर 18 जो आज करने वाले हैं, आप चेक करिए, ये मिलता जुलता ही आ गया दिसंबर 2015 में। तो बेटे पेपर में यही 50 शॉर्ट नोट्स, यही 50 कमेंट, यही 50 डिफरेंस अगर आप करके चले जाएं, इससे ज्यादा का टाइम ही नहीं है। एक बच्चा सोच रहा है इसके अलावा उसका थप्पड़ मारूंगा कान पे, टाइम है नहीं। ये भी कर लो तो गनीमत है, 2 बार आप इसको मेरे लेक्चर को सुन लो फिर लिख पाओगे, इतना तो होगा नहीं। इंसान के पास जो है उसकी तो चिंता नहीं, बाकी को देख रहा है। बेटे जो मैं कह रहा हूं चुपचाप करो। क्वेश्चन 43, 44 कर लिया, 45 pecking order hypothesis relevant to capital structure planning। बेटे स्टडी मटेरियल में आपकी कुछ स्टडीज प्योरली थ्योरी की हैं, अभी मैं नेक्स्ट लेक्चर में उनका नाम लिखवाऊंगा, क्योंकि आज इसी में टाइम लग गया, कमेंट लिखवाते अभी मैंने मुद्दे पे नहीं आया, तो इसलिए नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा कि आपकी स्टडी मटेरियल के कौन से स्टडीज प्योरली थ्योरी के हैं। लेकिन आपको वहां से करना नहीं है, क्योंकि भूपेश आनंद बैठा। बेटे आप टेंशन मत लेना, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, टेंशन देने का। क्वेश्चन 46, कमेंट 46, लेक्चर 46, डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ पेगिंग, PEGGING, पेगिंग ऑफ करेंसी। बेटे दिसंबर 2015। क्वेश्चन 47, रिवर्स स्टॉक स्प्लिट is generally an indication of financial difficulty। तो बेटा रिवर्स स्टॉक स्प्लिट के बारे में कह रहा है, रिवर्स स्टॉक स्प्लिट इज जनरली एन इंडिकेशन ऑफ फाइनेंशियल डिफिकल्टी। देखेंगे बेटे दिसंबर 2015 में आया। क्वेश्चन 48, अब ये दिसंबर 2015 में नहीं आया था, ग्रीन शू ऑप्शन मैंने ऐड किया, इसमें वो क्वेश्चन आया था जो मैं पहले ही करा चुका और रिपीट हुआ था। तो मेरा प्यार देखिए, मेरा सेवा भाव देखिए, मैंने कहा कि आपका समय ज्यादा प्रीशियस है, तो क्यों ना मैं कोई ऐसा पार्ट लिख दूं जो इन 150 में भी कवर्ड नहीं हो रहा। तो ग्रीन शू ऑप्शन। क्वेश्चन 49, वर्किंग कैपिटल ऑफ अ फर्म डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। आइए बेटे क्वेश्चन 49, कमेंट 49, लेक्चर 49, लास्ट आ गया जी बेटे। क्वेश्चन 50, कमेंट 50, लेक्चर 50, speculation is the prime reason for foreign exchange fluctuations। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो दिसंबर 2015 तक खत्म हो गया, 2016 जून, दिसंबर 2016 जून 2017, इसके क्वेश्चंस कहाँ हैं? बेटे मैंने कहा ना, मैंने 50 कमेंट्स बनाए हैं, तो जो जून 2016 दिसंबर 2016 में जो जून 2017 में आए हैं उनको बेटे फिर मैंने शॉर्ट नोट्स में कवर कर लिया, डिफरेंस बिटवीन में कवर कर लिया। आप टेंशन मत लेना, मैं फिर कह रहा हूं, अभी शॉर्ट नोट्स अगले लेक्चर में जब भी शुरू होंगे मैं उसकी पूरी लिस्ट लिखवाऊंगा, फिर डिफरेंस बिटवीन की पूरी लिस्ट लिखवाऊंगा। बेटे बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैंने जून 2014 से आपके अटेम्प्ट तक सारे क्वेश्चंस इंक्लूड करने की कोशिश की है। 150 लेक्चर्स में 150 लेक्चर है। कोई माइकल लाल
बेटे भूपेश आनंद कहते हैं इसको। आइए आइए आइए, मैं अब शुरू करूं बेटे आज का क्वेश्चन 18, बेटे लेक्चर 18 अब शुरू हो रहा है। बेटे ये कह रहा है देयर आर नंबर ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स ऑफ रिस्क इवेल्युएशन इन कैपिटल बजटिंग। तो बेटे हम अभी इसकी बातें करेंगे। बेटे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि चाहे कोई भी, मैं 150 के 150 लेक्चर्स आपके लिए अपलोड कर दूंगा, आपको समझ आए आपको बताऊंगा, लेकिन मैं उन सभी थ्योरीज में क्या कर रहा हूं बेटे, मैं आपको उस थ्योरी के बारे में पहले डिस्कशन कर रहा हूं बेटे, चर्चा कर रहा हूं बेटे, समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेटे। अगर आप समझ गए ना तो बेटे, आपको लॉजिक अगर समझ आ गया ना तो बेटे आप अपने ही वर्ड्स में आप लिख पाओगे। और एक बात और बता दूं, आपको अपने ही वर्ड्स में लिखना है, अपने ही वर्ड्स में लिखना है। कोई माइकल लाल नहीं है जो कहे कि मैं टेक्निकल लैंग्वेज लिख के आया हूं। आपका वो दुश्मन है, आप उससे जिंदगी में बात मत करना। क्यों? क्योंकि वो आपका दुश्मन है, टेक्निकल लैंग्वेज रट सकते ही नहीं। मैंने हजारों पेपर दिए, मैंने तो आज तक कभी भी नहीं लिखा टेक्निकल लैंग्वेज में, लिख सकते ही नहीं, ओन वर्ड्स में लिखना है। आइए लेक्चर शुरू होने से पहले हम 1 मिनट भगवान को याद करेंगे, फिर लेक्चर शुरू करेंगे। बेटे आनंद आ ही जाता है, बेटे मस्ती आ जाती है, फिर शर्म नहीं होती कि मेरे को लाखों हजारों बच्चे देख रहे होंगे। कोई बात नहीं, ये तो मन की शर्म है बेटे, मन की मस्ती है। आइए आइए आइए, हम इस एनर्जी के साथ हम सब आज क्वेश्चन नंबर 18, लेक्चर नंबर 18, कमेंट नंबर 18, कुछ भी कह दीजिए बेटे, मैंने तो पूरी लिस्ट दे दी। अब आपको पूरी लिस्ट दे दी। मैं लेक्चर 18, क्वेश्चन 18 एक बार लिख देता हूं। लिखा हुआ है देयर आर नंबर ऑफ statistical techniques
ऑफ रिस्क इवेल्युएशन इन कैपिटल बजटिंग। आराम से बेटे दिसंबर 2014 में 5 नंबर का आया था। वैसे मैंने इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको कराए हुए हैं, और ये मेरी कंसेप्ट बेस्ड बुक नंबर 2 जिसमें कैपिटल बजटिंग का टॉपिक है उसमें भी है। एक बार जरा निकालते हैं बेटे, एक बार इसका कंसेप्ट वाला पेज निकाल लें, पेज नंबर कंसेप्ट वाला पेज निकाल लें, उसके कंसेप्ट 38 में बेटे ये देखिए 38 बेटे लिखा हुआ है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। बेटे अब बुक 90% तो मेरी बुक में थ्योरी मिलेगी ही, और जो 10% रह गई उसके लिए मैं 150 लेक्चर्स कर रहा हूं आपके लिए। आइए आइए बेटे डायग्राम भी बनाइए, देखिए ये बेटे निकाल दीजिए प्लीज। कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन में ये रहा बेटे, ये रहा, कहां गया, ये रहा बेटे रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। ये देखो बेटा 38, और इसके नीचे जो टेक्निक्स दी है प्रोबेबिलिटी अप्रोच, मिलर्स हिलर्स मॉडल, ये लिखा है ना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोच, ये इंडिपेंडेंट कैश फ्लोज, ये लिखा ना बेटे। और बेटे ये डिसीजन ट्री, ये सिमुलेशन, ये लीनियर प्रोग्रामिंग। बेटे लीनियर प्रोग्रामिंग तक रिस्क अनसर्टेनिटी की इवेल्युएशन टेक्निक्स है, कुछ जनरल है कुछ स्टैटिस्टिकल है। अब इसके ऊपर मैंने थ्योरी में क्वेश्चंस भी लिखा है बेटे, इसमें मैंने क्वेश्चन थ्योरी में भी लिखा है। आइए देखें, एक बार देख लेते हैं, डायग्राम भी है, ये देखिए क्वेश्चन 26 बेटे पेज 69 खोल ले, इसी बुक का बेटे, इसी बुक का। बेटे मैं ये बताना नहीं चाह रहा कि हर चीज मेरी बुक से है, एटलीस्ट मैं कहना चाह रहा हूं आपको पता तो चले ये मैटर हमारे पास लिखा हुआ है। अब मैं इसकी चर्चा कर दूंगा, डिस्कशन करूंगा, लॉजिक बताऊंगा, विचार डिस्कस करेंगे, और आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी, फिर आप उस दिन लिख कर आओगे। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 26 ये देख लीजिए बेटे, आरएडीआर, फिर सेंसिटिविटी एनालिसिस, क्वेश्चन 27, फिर बेटे सेंसिटिविटी के बाद बेटे क्वेश्चन नंबर 28 तो नहीं है, फिर 29 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोच। बेटे स्टैटिस्टिक्स यूज कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, उसने स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स बोली है बेटे। प्रोबेबिलिटी बेटे स्टैटिस्टिक्स में यूज करते हैं, मीन बेटे एवरेज, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, डिसीजन ट्री, सिनेरियो एनालिसिस, बेटे सभी स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। इस लेक्चर में इस क्वेश्चन में उसने सारी टेक्निक्स नहीं पूछी, आप जल्दबाजी में आंसर कुछ लिख देते हो, पूछता कुछ है लिखते कुछ हो नहीं बेटे। आइए मैं आपको ये कह दूं कि मैंने इन सभी बातों को आपको पहले से ही दिया हुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 डिसीजन ट्री एनालिसिस, डिसीजन ट्री। आइए बेटे अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इसमें आपका लॉजिक क्या करना है। आइए बेटे मैंने आपको एक बात पहले भी बताई थी, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस जो आजकल हम कर रहे हैं, इसके कुछ फीचर्स हैं, जैसे these decisions involve huge sum of money, these decisions are irreversible in nature। बेटे रिवर्स नहीं कर सकते, जैसे मैरिज कर ली तो बेटे रिवर्स होगा, लेकिन गुडविल डाउन होगी, ऋतिक रोशन की डाउन हो गई, करिश्मा कपूर की डाउन हो गई। बेटे अफेक्ट, दीज डिसीजंस विल अफेक्ट, ये जो डिसीजंस हैं अफेक्ट करती हैं किसको, एमपीएस। तो बेटे कैपिटल बजटिंग डिसीजंस अपने में बड़ी इंपॉर्टेंट डिसीजंस है। इसका मतलब जब आपको कोई भी एक प्रोजेक्ट शुरू करना है, जैसे सीएस करना आप सबके लिए एक प्रोजेक्ट है कि हम सीएस करें या ना करें। तो बेटे सीएस करने से पहले
आपने आपने क्या इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपेयर की थी? है बेटे, क्या आपने इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई थी? बेटे प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपेयर होती है कि सीएस करने के क्या क्या सब्जेक्ट हैं, कितनी पे स्केल है, कितने सालों में होगी, पेपर कितने हैं, डिफिकल्ट है, इजी है, कितने परसेंटेज मार्क्स हैं, क्या क्या कर सकता हूं, फ्यूचर कैसा है। बेटे ये सारी बातों का एनालिसिस होता है। वो बात अलग है आपने नहीं किया, लेकिन बेटे कोई भी प्रोजेक्ट आप करें तो इन सभी फैक्टर्स को हम ध्यान में रखते हैं और उसकी प्रिपेयर करते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अब प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या होता है, आप खड़े यहां पर हैं और प्रोजेक्ट 10 साल तक चलेगा, 10 इयर्स तक चलेगा। तो बेटे आपको इन सभी की क्या करनी होती है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होती है। और यहां पर आप एनपीवी निकालते हैं, या तो प्लस होती है या माइनस होती है। लेकिन आपने ये जो प्रोजेक्ट लिया, आज सोचा कि 2 साल बाद ये होगा, 4 साल बाद ये होगा, 5 साल बाद ये होगा। क्या आपको पता था जिनके पास ब्लैक मनी थी, क्या उनको पता था कि नरेंद्र मोदी जी 8 नवंबर इतिहास में लिखा जाएगी वो तारीख, 8 नवंबर रात को 8 बजे क्या 500 और 1000 के नोट बंद कर देंगे? बेटे रिस्क है, अनसर्टेनिटी है। क्या किसी को पता था कि तूफान आ जाएगा? क्या किसी को पता था कि हिलेरी हार जाएगी और ट्रंप जीत जाएगा, यूएसए का प्रेसिडेंट बन जाएगा? नहीं बेटे, मैं ये आपको कहने जा रहा हूं कि हम जो भी कैपिटल बजटिंग का प्रोजेक्ट करते हैं बेटे, उसको उस कैपिटल बजटिंग के प्रोजेक्ट को आप सभी को बेटे रिस्क और अनसर्टेनिटी के सिनेरियो में देखना चाहिए। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी सिनेरियो, बेटे रिस्क एंड अनसर्टेनिटी सिनेरियो में हमें उसको चेक करना है। तो रिस्क और अनसर्टेनिटी के सिनेरियो में हम ये चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे बेटे, हम ये देखेंगे कि अगर डिफिकल्ट पोजीशन भी आ जाए, अगर डीमोनेटाइजेशन हो जाए, अगर अर्थक्वेक आ जाए, सुनामी हो जाए, मार्केट में रिसेशन हो जाए, इन्फ्लेशन हो जाए, तो क्या मेरा प्रोजेक्ट फिर भी डटा रहेगा, खड़ा रहेगा? बेटे उस चीज को इवेल्युएट करने के लिए हम 2 तरह की टेक्निक्स लगाते हैं। बेटे एक टेक्निक का नाम है जनरल टेक्निक्स और दूसरी टेक्निक्स है बेटे स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। बेटे आप ये बताइए कि हमारे यहाँ पर जो जो क्लाइमेट फाइंड आउट करते हैं, जो जो क्लाइमेट के ऑफिसर्स हैं, वो कैसे जज कर लेते हैं कि कल बारिश आएगी, कल तूफान आएगा, कल ये हो सकता है? बेटे वो स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं। स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है बेटे, पास्ट हिस्ट्री के डाटा को कलेक्ट करते हैं, उसको टेबुलेट करते हैं और उसमें बड़ी सारी चीजें कैलकुलेशन की करते हैं और फिर पता चल जाता है कि इसका नेचर कैसा है। बिल्कुल उसी तरह से बेटे कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स में हम रिस्क अनसर्टेनिटी को जरूर देखेंगे। तो बेटे रिस्क एंड अनसर्टेनिटी में देयर आर 2 टेक्निक्स। एक का नाम है जनरल टेक्निक्स फॉर इवेल्युएटिंग एनी कैपिटल बजटिंग प्रोजेक्ट। एक तो होती है जनरल टेक्निक्स और एक होती है स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं। खाली आपके आइडिया के लिए बता रहा हूं बेटे, आपको फ्लो चार्ट जरूर बनाकर आना है जब भी आपको थ्योरी अटेम्प्ट करनी है। बेटे मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, चाहे वो कमेंट हो, चाहे वो शॉर्ट नोट्स हो, चाहे वो डिफरेंस बिटवीन हो, आपने डायग्राम बनाना है। तभी तो मैंने 101 डायग्राम वाली बुक आपको दी हुई है। कोई है जिसने दी है? बेटे एक टेक्निक का नाम है रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट टेक्निक, दूसरी है सर्टेनिटी
इक्विवेलेंट कोफिशिएंट टेक्निक, और बेटे तीसरी है सेंसिटिविटी एनालिसिस, सेंसिटिविटी एनालिसिस टेक्निक। तो बेटे हमारे वो पेपर में क्वेश्चन 18 में दिसंबर 2014 में स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स पूछी है। कहानी अब शुरू होती है कि स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स है क्या, कौन कौन सी है। बेटे बेटे तभी तो नंबर आएंगे, जो पूछा है वही तो लिखो। आप लिखते बकवास हो, खुद का ही मन नहीं करता उसको पढ़ने को, क्योंकि आपको पता है कि आपने कुछ और लिखा है। तो बेटे आइए स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स की बात करेंगे। बेटे स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स में एक तो हम सिनेरियो एनालिसिस कह दें, या आप इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोच कह दें, कुछ भी बेटे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोच कह दें, और आप हिलर्स मॉडल कह दें, बेटे कुछ भी कह सकते हैं। पहली टेक्निक का नाम है इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक, इसके टूल्स अभी देखेंगे। दूसरी टेक्निक का नाम है डिपेंडेंट 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 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक कह दीजिए। और बेटे थर्ड है सिमुलेशन सिमुलेशन सिमुलेशन। बेटे एक नई टेक्निक है, अगर आपने मेरी फेस टू फेस की और पेन ड्राइव क्लासेस अगर की हो कैपिटल बजटिंग को लेकर, तो मैंने टेक्निक्स में सिमुलेशन को डिक्टेट किया था, क्योंकि वो चांस की बात है मेरी बुक में नहीं था। तो बेटे मैंने उसके बाद पेपर में आ गया तो मैंने उसको डिक्टेशन दी थी और 3-4 क्वेश्चंस कराए थे। बेटे सिमुलेशन। और एक टेक्निक और है बेटे जिसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक, लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक, सिमुलेशन टेक्निक, डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी अप्रोच टेक्निक। तो बेटे 4 स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हैं जो कैपिटल बजटिंग के प्रोजेक्ट में मदद करती है किसी भी प्रोजेक्ट को रिस्क और अनसर्टेनिटी के एंगल से देखने में। अब मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। जैसे मैं कहूं कि पहली अप्रोच नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोच, सिनेरियो एनालिसिस अप्रोच, सिनेरियो एनालिसिस अप्रोच, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोच, और इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोच, और हिलर्स मॉडल। बेटे हिलर्स मॉडल कुछ भी कह दे, बेटे कुछ भी कह दे, ये मॉडल ये अप्रोच स्टैटिस्टिक्स की ये कहती है कि इस दुनिया में सारे प्रोजेक्ट्स नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इस पॉइंट में हम इस पॉइंट को बोलते हैं जहां पर मीन मीडियन और मोड बिल्कुल इक्वल है। मीन मीडियन एंड मोड आर इक्वल। इसके इस तरफ 50% एरिया और इस तरफ 50% डाटा है, और ये डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चारों तरफ। तो अगर आपको कोई भी कैपिटल बजटिंग प्रोजेक्ट को देखना है तो आप क्या करें, उस डाटा का क्या निकालें, एवरेज निकालें, एवरेज एनपीवी निकालें, या एवरेज कैश इनफ्लो कैलकुलेट करें, जो भी डाटा दिया है, और फिर उस डाटा को हम वैसे जो एवरेज निकालते हैं उसका नाम है एक्सपेक्टेड
मॉनेटरी वैल्यू, एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू। बेटे जो हम डाटा निकाल रहे हैं ना, एवरेज, ये जो निकाला, ये जो निकाला है, ये जो एवरेज निकाला है बेटे, हम जैसे यहां खड़े हैं तो हम देख लेंगे कितने दूर हैं, हम उसके बाद क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। बेटे स्टैंडर्ड डेविएशन टेक्निक है स्टैटिस्टिक्स की, कार्ल पियर्सन ने निकाली थी बेटे। आप सबने फाउंडेशन में जरूर की होगी। कार्ल 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 पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो बेटे हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं, कैसे निकालते हैं? तो बेटे स्टैंडर्ड डेविएशन में हम करते हैं मीन वेरिएबल माइनस मीन अपॉन जैसे मैंने किया स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो मैं इसमें z की वैल्यू लिख दी गलती से मैंने, कोई बात नहीं। एक बच्चा हंसने लगा, कोई बात नहीं बेटे, हंस लो, कोई दिक्कत थोड़ी है, आपसे प्यार है, आप हंसोगे तो क्या हो गया, सिग्मा पी डी स्क्वायर अपॉन सिग्मा पी। और फिर हम z की वैल्यू निकालते हैं, वेरिएबल माइनस एवरेज अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। बेटे ये z मॉडल वैल्यूज होती है, एरिया निकाल सकते हैं। तो बेटे इससे मुझे पता चल जाएगा कि कितने परसेंट चांस है कि ये प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा, कितने परसेंट चांस है कि ये प्रोजेक्ट आगे चलेगा भले जैसी मर्जी कंडीशन हो। तो बेटे पहली टेक्निक है इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी टेक्निक। दूसरी टेक्निक है बेटे, दूसरी टेक्निक का नाम है डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी टेक्निक। इसमें क्या होता है बेटे, एक जो इवेंट है, मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब बेटे बी सक्सीडिंग है और एक है प्रीसीडिंग। बेटे जब सक्सीडिंग इवेंट प्रीसीडिंग इवेंट पे डिपेंड कर रहा हो तो हम उन प्रोबेबिलिटीज को बोलते हैं डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटीज। एक बच्चा कहता समझ नहीं आया, बताऊंगा बेटे बताऊंगा, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं। मैं कह रहा हूं 10th क्लास के जो मार्क्स हैं उसके पे ऊपर डिपेंड करता है कि आपने 11th में कॉमर्स ली या साइंस ली। इसका मतलब 11th के सब्जेक्ट्स 10th के मार्क्स पे डिपेंड करते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं, इसको बोलते हैं डिपेंडेंट। बट आपकी मैरिज कहीं भी हो सकती है, आपने सीएस किया और आपका लव अफेयर किसी डॉक्टर के साथ हो गया तो बेटे वो इंडिपेंडेंट है। जरूरी नहीं कि सीएस की शादी सीएस के साथ ही होगी, किसी से भी हो सकती है बेटे। आपका आंख भटका किसी के साथ भी हो सकता है। तो मैं कहता हूं इस इवेंट का नाम है इंडिपेंडेंट, और वो जो इवेंट मैंने पहला बताया डिपेंडेंट। बेटे इसमें हम एक मॉडल यूज करते हैं, हर्ट्ज मॉडल। बेटे इसने एक टेक्निक की बात की और उस टेक्निक का नाम है डिसीजन ट्री। अभी दिखाया था मैंने, एक पूरा क्वेश्चन का आंसर लिखा मैंने डिसीजन ट्री एनालिसिस पे। तो बेटे डिसीजन ट्री एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, हम अलग अलग ऑप्शंस को प्रिपेयर करते हैं और उसके बाद हम वहां पर चेकिंग करते हैं बेटे, उसके बाद चेकिंग करते हैं। याद है बेटे मैंने इसके ऊपर क्वेश्चन कराए थे। फिर हम क्या करते हैं, जॉइंट प्रोबेबिलिटीज निकाल लेते हैं और जॉइंट प्रोबेबिलिटीज निकालने के बाद हम लास्ट में, याद आ रहा है कुछ, एक्सपेक्टेड एनपीवी कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर एक्सपेक्टेड एनपीवी पॉजिटिव आ जाए तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो बेटे मैंने आपको दो टेक्निक्स बता दी स्टैटिस्टिकल, इसकी थ्योरी मैंने अपने नोट्स, अपनी सीबीक्यू 1 में दी हुई है, आपको नोट्स नहीं बनाने, लेक्चर ध्यान से सुनना है। अभी मैं उस थ्योरी में जाऊंगा, आपको बताऊंगा कि मैंने कहां लिखा है।
पहले पहले आइए चलिए एक बार चलते हैं। ये देखिए, निकाल लीजिए बेटे, बुक निकाल लीजिए। क्वेश्चन 29 बेटे, पेज है 73, बेटे पेज 73, पेज 73, क्वेश्चन 29, क्वेश्चन 29, पेज 73, निकालिए निकालिए। Explain probability distribution approach for evaluating capital budgeting decisions in risk and uncertainty analysis और scenario। तो बेटे आपको मैं क्या बताऊं, प्रोबेबिलिटी कहां यूज होती है स्टैटिस्टिक्स में, तो ये स्टैटिस्टिक्स की टेक्निक है। ये देखिए, इसमें मैंने क्या निकाला, चेक करिए। नोट 1, स्टेप 1, एक्सपेक्टेड एनपीवी एवरेज, एवरेज कैलकुलेट किया, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया, स्टैंडर्ड डेविएशन ये देखिए, फिर उसके बाद यहां पर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालिए, चेक करिए। और फिर मैंने बताया कि हायर द स्टैंडर्ड डेविएशन हाई इज द रिस्क। दूसरी टेक्निक डिसीजन ट्री, ये देखिए डिसीजन ट्री, पूरा डिसीजन ट्री बनाया, उसके स्टेप्स लिखे। अब मैं आपको थर्ड टेक्निक बताने जा रहा हूं, उसका नाम है सिमुलेशन टेक्निक। तो आप क्या करें, पहले सिमुलेशन के बारे में थोड़ा सा लिख लें, फिर मैं आगे चलूंगा बेटे। शायद मैंने उसका लिखा नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सिमुलेशन का थोड़ा सा लिख लें, फिर हम आगे चलेंगे। ये बेटे स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हैं, ये हम डिस्कस कर ही रहे हैं। आप लिख लें बेटे, जल्दी लिखिए, 5 मिनट में बेटा खत्म हो रहा ना लेक्चर। लेक्चर लंबा हो गया ना बेटे, क्योंकि मैंने वो पूरे 50 कमेंट लिखवाए ना बेटे। कर लो, मेरे हो ना, आप मेरे हो ना, लिखो। स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, सेंसिटिविटी एनालिसिस। कई बार देखा गया कि सेंसिटिविटी एनालिसिस भी स्टैट्स में आ जाती है, कोई बात नहीं, आप इंडिपेंडेंट से लिखें। इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी, सिनेरियो एनालिसिस, हिलर्स मॉडल, ईएमवी वगैरह, डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटीज, फिर सिमुलेशन और फिर लीनियर प्रोग्रामिंग, फिर सिमुलेशन और फिर लीनियर प्रोग्रामिंग। लिख ले बेटा जल्दी से। लो बेटा, सिमुलेशन, मोंटे कार्लो एक इंसान था, उसने निकाला ये सिस्टम। तो आप पहले सिमुलेशन के बारे में थोड़ा सा लिख लें, मैं फिर चर्चा करूंगा, आपको समझ आएगा। क्योंकि डिसीजन ट्री का मैंने आंसर लिखा है, प्रोबेबिलिटी का हिलर मॉडल का लिखा है, मुझे लगा मेरे बच्चे सिमुलेशन कहां से लिखेंगे, तो बेटे मैंने स्टडी मटेरियल का कुछ क्रक्स आपको देने की कोशिश की। प्यार है बेटे, प्यार है, प्यार है मेरे बच्चे। लिखो, मोंटे कार्लो सिमुलेशन। सिमुलेशन अभी आपको नहीं पता क्या है, मेरे को मालूम है आपको नहीं पता, फिर भी आप लिख रहे हैं क्योंकि आप मेरे हैं। इन केस अ प्रोजेक्ट डिपेंड्स अपॉन सो मैनी स्टोकेस्टिक वेरिएबल्स। स्टोकेस्टिक अभी देखेंगे क्या मतलब होता है। स्टोकेस्टिक, 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 स्टोकेस्टिक variables, variables, variables. In case a project depends upon so many stochastic variables, then एक बच्चे को नींद आ रही है, उसका थप्पड़ मारूंगा मैं बेटे। यहां दिल खोल के दे दिया बेटे, और आप सो रहे हो, झुक के बैठे हो, लेट के पढ़ रहे हो, धिक्कार है आपके जीवन पे। Then a mathematical model is constructed which is popularly named as simulation technique, which is popularly named as simulation technique, जिसको हम simulation technique बोलते हैं। अभी देखेंगे, there are two important things in simulation.
दो मॉडल्स, दो थिंग्स, दो बातें होती है बड़ी इंपॉर्टेंट। पहला, कंस्ट्रक्शन ऑफ द सिमुलेशन मॉडल, पहले हम उस मॉडल को बनाते हैं, और दूसरा फिर हम उसमें से जज करते हैं कि कौन से वेरिएबल्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं और कौन से वेरिएबल्स को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। बेटे प्रैक्टिकल मैंने कैपिटल बजटिंग के लेक्चर्स में इसके 3 क्वेश्चंस डिक्टेट करके कवर किए हुए, करके जाना है बेटे। कंस्ट्रक्शन ऑफ द मॉडल एंड जजमेंट टू बी मेड टू कंट्रोलेबल वेरिएबल्स, बी लिखा। सी, फॉलोइंग आर द स्टेप्स। अब वो मॉडल बनाएंगे कैसे, सिमुलेशन मॉडल बनेगा कैसे? बेटे ये स्टैटिस्टिकल टेक्निक है रिस्क अनसर्टेनिटी की, वो सिमुलेशन मॉडल बनेगा कैसे? बेटे उसके लिए हम क्या करते हैं, मैंने वहां पर रैंडम नंबर्स दिए, रैंडमली वी विल सिलेक्ट अ वैल्यू फॉर ऑल द वेरिएबल्स, रैंडम, अपने आप कभी भी, जैसे टैरेट कार्ड रीडर होती है, कोई भी कार्ड आप उठा लो, रैंडमली 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 रैंडमली, इसमें भी रैंडमली हम करते हैं। अभी बताता हूं, आप नाराज मत होना, समझ नहीं आ रहा मुझे पता है, अभी बताऊंगा, लिख तो लो, लिख तो लो। Randomly select a value of each variable from its distribution, from its distribution. Step 1. Step 2, take these values, उन values को लो और NPV निकालो, उन values को लो, NPV निकालो। स्टेप 3, और पहला और दूसरा स्टेप बार बार यूज करते जाओ बेटे, वो रन होनी चाहिए, 50 70 30 रन, 70 बार 50 बार 30 बार हम कर रहे हैं, रैंडमली कर रहे हैं, तो ऐसा कहा गया है कि जो होने वाला है वो पता चल जाएगा। स्टेप 4, कैलकुलेट एनपीवी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, कैलकुलेट एनपीवी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेटे हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स कर रहे हैं, रिस्क अनसर्टेनिटी को देख रहे हैं, अभी चेक करते हैं। एक लास्ट टेक्निक भी लिख लें थोड़ी सी, लीनियर प्रोग्रामिंग, फिर लिखेंगे बेटे, हिंट है बेटे, ये आंसर्स नहीं है, हिंट है बेटे, लिखो। It is a mathematical technique concerned with optimum solution to problems. अंडरलाइन करते हैं, मैथमेटिकल टेक्निक, इट इज अ मैथमेटिकल टेक्निक concerned with optimum solution to problems of business world। क्या प्रोड्यूस करें, हिंदुस्तान लिवर ये सोचती है कि क्या कौन सा साबुन बनाए, रिसोर्सेज लिमिटेड है। एक फार्मर सोचता है कि मैं क्या क्या कितने एकड़ लैंड में एप्पल्स उगाऊं, कितने एकड़ में मैंगोज उगाऊं। तो बेटे इट इज अ मैथमेटिकल मॉडल, और लिमिटेशन है, पानी की लिमिटेशन है, रिसोर्सेज की लिमिटेशन है। आपने शायद लीनियर प्रोग्रामिंग कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। ए पॉइंट लिख लिया, बी पॉइंट, लीनियर प्रोग्रामिंग इज जनरली यूज्ड, linear programming is generally used, linear programming is generally used in production, transportation, प्रोडक्शन में, ट्रांसपोर्टेशन में, और ऑप्टिमम यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। बेटे लीनियर प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं, पहले ऑब्जेक्टिव का फंक्शन बनाते हैं कि हमें चाहिए क्या। बेटे ऑब्जेक्टिव दो हो सकते हैं, या तो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज। प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हैं, कॉस्ट को मिनिमाइज करते हैं, तो देयर कैन बी टू ऑब्जेक्टिव्स, देयर कैन बी टू ऑब्जेक्टिव्स, ईदर मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, ईदर मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, देयर कैन बी टू ऑब्जेक्टिव्स। बेटे हम उसको कॉन्स्ट्रेंट्स के उसमें पढ़ते हैं। And then values of variables are being calculated, and then values of variables are being calculated,
and then values of variables are being calculated, maximize slash minimize। लिख ले बेटे, लिख लेना। मुझे पता है कि आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है लिखने में, लेकिन यकीन मानिए मेरा उद्देश्य है कि आपको मैं पास कराऊं, और थ्योरी में नंबर ज्यादा है। प्लीज बेटे, बेटे मैं 150 लेक्चर आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये कोई छोटी बात है? तो फिर आप इतना नहीं कर सकते? आइए, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, वो लिख लिया। अब मैं आपसे कुछ कहने जा रहा हूं, लिख लिया, कोई बात नहीं, अब लिखे। अब देखें, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एक प्रोजेक्ट की बात करते हैं, एक नया प्रोजेक्ट हम शुरू करने वाले हैं। मान लेते हैं नैनो 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 रतन टाटा जी, रतन टाटा जी, रतन टाटा जी इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना चाहते हैं। अब वो ये देख रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से हजारों फैक्टर्स हैं जो इस 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 प्रोजेक्ट की एनपीवी को अफेक्ट कर सकते हैं। बेटे लाखों क्या करोड़ों फैक्टर्स हो सकते हैं। पहला, पेट्रोल ही खत्म हो जाए। दूसरा 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 मटेरियल ही ना मिले, स्टील खत्म हो जाए। तीसरा, लेबर ना मिले, ओवरहेड्स ना मिले, लैंड ना मिले, लैंड मिलके चला जाए, डिमांड ना हो, लोगों के पास पैसे ना रहे डीमोनेटाइजेशन के बाद, 1 लाख की गाड़ी भी ना ले पाई। बेटे मैं कहता हूं आप कभी आराम से सोचना, लाखों करोड़ों फैक्टर्स हो सकते हैं एक प्रोजेक्ट को की एनपीवी को अफेक्ट करने के लिए। आपका पेपर सारा आता था आपको, रामलाल की बात कर रहा हूं, आप रामलाल नहीं हो, उसने सारा कुछ पढ़ा, लेकिन जिस दिन पेपर था तो उसकी तबीयत खराब हो गई। चलिए तबीयत ठीक थी, सेंटर में लेट पहुंचा, चलिए सेंटर में ठीक पहुंचा, लेकिन 10 मिनट उसको वैसे ही वेस्ट हो गए। मैंने कहा हजारों बातें हो सकती हैं एक प्रोजेक्ट को के एनपीवी को अफेक्ट करने में। तो बेटे मैं ये कह रहा हूं, सिमुलेशन क्या करती है, सिमुलेशन टेक्निक क्या करती है, इन सभी फैक्टर्स को क्या करती है, रैंडम नंबर दे देती है। रैंडम नंबर, ये भी हो सकता है, 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 कुछ भी तो हो सकता है। और उसके रैंडम नंबर के बाद वो एक डिस्ट्रीब्यूशन बनाती है। जैसे मैंने कहा जी, मैंने रैंडम नंबर दे दिए 00 10 20 13। अब इसकी मैंने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन बनानी शुरू कर दी बेटे, डिस्ट्रीब्यूशन बनाई, डिस्ट्रीब्यूशन प्रिपेयर की, और फिर जो उस रेंज में आएगा, जैसे ये रेंज ये वाली है, जैसे ये रेंज ये वाली है, जैसे ये रेंज मैं कहता हूँ 29 तक है, ये 30 से है, तो बेटे यहां पर जो वेरिएबल्स आएंगे उसके बेसिस पे हम एनपीवी कैलकुलेट करेंगे। तो इसका मतलब वो सारे वेरिएबल्स को हम कहते हैं स्टोकेस्टिक, पागल पागल वेरिएबल्स। वैसे स्टोकेस्टिक का नाम है पागलपन। तो बेटे जब एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक हम लगाते हैं और उस प्रोजेक्ट के सारे स्टोकेस्टिक वेरिएबल्स को चेक करते हैं, और उस मॉडल का नाम है सिमुलेशन। तो बेटे आप प्लीज, मैंने आपको लिखवा भी दिया, बता भी दिया, करके जाना बेटे। मैं आपसे ये कहने वाला हूं कि लास्ट टेक्निक में बताकर आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट करूंगा। लेक्चर 18 थोड़ा सा बड़ा हो गया, कोई बात नहीं बेटे, कोई बात नहीं। लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल बेटे, एलपी एलपी एलपी, लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग। बेटे इस दुनिया में एक तो ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे आपका ऑब्जेक्टिव है कि 25 अगस्त या 25 फरवरी में पास होना है किसी भी तरह से, ये ऑब्जेक्टिव है। और बेटे इसके लिए आपके पास टाइम कांस्टेंट भी हो सकता है बेटे, फाइनेंस का कांस्टेंट भी हो सकता है, गर्लफ्रेंड कांस्टेंट भी हो सकता है, कुछ भी तो हो सकता है बेटे। आप जॉब कर रहे हैं, आपको हॉलिडे कांस्टेंट भी हो सकता है कि छुट्टियां नहीं मिलेगी। तो बेटे आपका ऑब्जेक्टिव है कि मुझे ये पाना है,
जैसे एक लव्य का ऑब्जेक्टिव था, मुझे ये चाहिए, ये सब कुछ लिमिटेशंस में आपको मिल सकता है। इन लिमिटेशंस में उस ऑब्जेक्टिव को मीट करना है। तो बेटे इसको हम कहते हैं, इसको हम एक मॉडल की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं, और उस मॉडल का नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल। इस मॉडल में हम स्टैटिस्टिक्स कैसे यूज करेंगे? हम सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और बेटे फंक्शन ऑब्जेक्टिव दो ही हो सकते हैं, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। बेटे या तो मैक्सिमाइज हो सकता है या मिनिमाइज हो सकता है। बेटे मान लेते हैं दो वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल x है और एक वेरिएबल y है। एक यूनिट x का बनाएंगे तो हमें 5 रुपए का प्रॉफिट होगा, और एक यूनिट y का बनाएंगे तो 10 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो मेरा प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव हो सकता है प्रॉफिट। मैक्सिमाइज क्या करना है? प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे आएगा? 5x plus 10y, where x is product 1 and y is product 2, but subject to ये ऑब्जेक्टिव कब मीट करना है? जब ये कॉन्स्ट्रेंट्स भी हैं कि भाई y को बनाने में इतने घंटे लग रहे हैं, लेबर आवर्स। तो ये बेटे मैं कहता हूं लेबर आवर्स कांस्टेंट हो सकता है, मटेरियल आवर कांस्टेंट हो सकता है, मशीन आवर्स कांस्टेंट हो सकते हैं। तो आपको इसको स्टैटिस्टिकली लिखकर सॉल्व करना है। बेटे सीए फाइनल में तो हम इसके ऊपर भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराते हैं। हाँ, सीएस में नहीं आते, थ्योरी करनी चाहिए। तो मुझे लगता है मैंने आपको लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल के बारे में भी बहुत कुछ बताया, लिखवाया, सिमुलेशन के बारे में बताया, लिखवाया। अगर आपको थोड़ा सा और डिटेल में चाहिए तो आप स्टडी रेफर कर सकते हैं कैपिटल बजटिंग में, की स्टडी में दिया हुआ है। लेकिन मुझे लगता है आपके पास इतना टाइम होगा नहीं। आप लेक्चर सुने, आप वो जो क्वेश्चंस दो दिए वहां पे लिखे, ये जो मैटर मेरे को लगता है काफी है। 5 नंबर में मैंने जान के ज्यादा बताया है। बेटे आप देखिए डायग्राम की बुक भी एक मैंने बनाई हुई है, ये देखिए, उसमें डायग्राम नंबर 37 पेज 134, डायग्राम 37। क्या क्या नहीं किया। एक इश्क की, एक प्रेम की इंतहा हो गई बेटे। अगर आप सच में मुझसे प्यार करते हो तो आप ये 150 लेक्चर्स छोटे छोटे जरूर देखोगे। ये चांस के बाद ये लंबा लेक्चर आ गया, वैसे 10-10 15-15 मिनट में मैं एक नोट कमेंट करवाता हूँ। बेटे 150 लेक्चर देखोगे, और अगर आपको सच में ही अच्छा लगता है और आप किसी का भला करना चाहते हो तो आप उसको ये वीडियो रेफर करवाओगे कि भैया तू भी देख ले, कर भला तो हो भला। आइए इन्हीं बातों के साथ आज का ये लेक्चर मैं यहीं पर कंप्लीट कर रहा हूँ। मिलते हैं बेटे, फिर मिलेंगे।